आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोलॉजी का पढ़ने वाले हैं समुद्र के बारे में। समुद्र जिसको हम लोग छोटे भाषा में और या यदि समुद्र को और बड़ा रूप में देखें तो महासागर बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत जगह पर सुने होंगे समुद्र का नाम। बहुत सारे गाने भी हैं, सात समुद्र पार के ऐसा करके बहुत सारे गाने भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी सब कुछ पढ़ते हैं इसी वीडियो में, तो देखिएगा ध्यान से। जियोलॉजी टॉपिक का नाम है और जियोलॉजी एक टॉपिक है और क्लास 11 का बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। एंड इसके साथ में एक और चीज़ आता है कि जितने भी पिछले साल के जियोलॉजी 11th का जो एग्ज़ाम दिए थे सबका इसी चैनल के माध्यम से बेस्ट गया था। तो आपको नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 11 जियोलॉजी होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो आइए, समुद्र क्या था जी, कि यदि कोई महाद्वीप होता है, महाद्वीप समझते हैं ना, 7 प्रकार के महादेश है हमारे। महादेश का ही दूसरा नाम क्या होता है, महाद्वीप होता है। तो महाद्वीप जो होता है इसके बीच के जो द्रोणी होता है, द्रोणी समझते हैं क्या होता है, जैसे आप लोग को एक चीज़ बताए थे, झील, झील बताए थे ना। झील हम लोग किसको बोलेंगे कि चारों तरफ से क्या रहेगा, स्थल मंडल से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा और बीच में पूरित करने वाला पानी रहेगा। मतलब बीच में क्या रहेगा, जल रहेगा और इसी पानी से पूरित रहेगा। पूरित मतलब भरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, भरा हुआ। तो अगर एक छोटे से स्थल मंडल पर अगर पानी भरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, झील। क्या बोलेंगे, झील। मतलब बीच में जैसे कि होता है कि जैसे बीच में मान लीजिए कि एक तरफ से हमारे पास क्या है, स्थल मंडल है और बीच में समतल सा जगह है, तो उसमें क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, तो उसे बोल देंगे हम लोग झील। झील तो कृत्रिम भी हो जाता है लेकिन हमारा जो टॉपिक है समुद्र का। किस चीज़ का है, समुद्र का, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है समुद्र तथा उसके भूवैज्ञानिक कार्य। तब इसमें टोटल चीज़ें पढ़ जाना होता है कि समुद्र बनता कैसे है। ठीक है, समुद्र में काम क्या क्या हो सकते हैं, समुद्र से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई महादेश है, क्या है, कोई महादेश है, तो कोई महादेश, और मान लीजिए कि एक महादेश ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है महादेश। ठीक है, इसके बीच में सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। जैसे कि 7 महादेश है ना हमारे पास, तो पूरे पृथ्वी पर टोटल कितने महादेश हैं, 7 महादेश। उन 7 महादेश के बीच में कुछ तो गैपिंग होगा, छोटा गैपिंग हो, बड़ा गैपिंग हो। जैसे कि अगर नक्शा में देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में देखिए कितना गैपिंग है। और वहाँ पे देख लीजिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। मैप में ऑनलाइन वाले भी देख सकते हैं, वर्ल्ड का मैप निकालिएगा, उसमें देखिएगा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में दिख रहा है ना कितना बड़ा द्रोणी है, मतलब गैपिंग है। यहाँ पे दिखा, इतना बड़ा क्या है, गैपिंग। इस गैपिंग में आपको दिख रहा होगा पानी से ये भरा हुआ भाग है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे महासागर। तो समुद्र मतलब ये नहीं है कि समुद्र पूरे महासागर को ही बोल देंगे, पूरे महासागर को हम लोग समुद्र नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि महासागर मीन्स ही होता है कि 2 बड़े बड़े महादेशों के बीच में अगर पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, महासागर बोलेंगे। अभी समुद्र पे हम लोग नहीं आए, बस समुद्र को डिफाइन कर रहे हैं कि समुद्र एक्चुअल होता क्या है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर। एक महादेश और एक महादेश, एक और महादेश, एक और महादेश, या 2 महादेश भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4 होना जरूरी है। मतलब क्या बोला है कि किसी महादेश के बीच, मतलब किसी महादेश के बीच का जो द्रोणी होता है, द्रोणी मतलब होता है बीच का जगह। आगे समझ में ना। तो वैसे ही ABCD ये समझाने के लिए हम क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे है, इसको आप समझ लीजिए कि ये अमेरिका है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है आपका यहाँ पे है अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मैप में भी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर टाइप का है लेकिन हम नॉर्मल बना देते हैं। ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका। तो समुद्र को डिफाइन करने का इससे बेस्ट तरीका और क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक देश, एक महादेश यहाँ पे, एक महादेश यहाँ पे, एक महादेश यहाँ पे, एक महादेश यहाँ पे, इसका नक्शा कैसे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिखा ना यहाँ पे, इसके बीच में गैपिंग है कि नहीं, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग द्रोणी। क्या बोलेंगे, द्रोणी। तो इसी गैपिंग में पानी तो भरा ही रहेगा। मैप देखिएगा सब जगह ब्लू ब्लू दिख रहा है ना वहाँ पे, तो जो गैपिंग है उसी को हम लोग क्या बोल दिए, महासागर। क्या बोलते हैं, महासागर। अब यह महासागर के छोटका भैया को हम लोग बोल देते हैं सागर। क्या बोलते हैं, सागर। जैसे लाल सागर, जैसे भारत के नज़दीक है ना हिंद महासागर, तो एक है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, अरब सागर। अरब महासागर नहीं ही, मतलब कि समझिएगा
कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हिंद महासागर है ना यहाँ पे, लेकिन इस साइड में अरब सागर लिया है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी मतलब खाई है, तो वो भी एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो जो सागर होता है, सागर का ही दूसरे नाम हम लोग दे देते हैं समुद्र। क्या बोलते हैं? समुद्र। हम लोग महासागर में नहीं जा सकते, लेकिन समुद्र में जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि महासागर बहुत बड़ा बड़ा द्रोणी होता है, बहुत बीच में होता है, ठीक है। और जो सागर होता है छोटा सा भाग है। मान लीजिए कि हम कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया तरफ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के इस किनारे साइड में अगर हमको जाना है, ऑस्ट्रेलिया के इस किनारे साइड में, तो किनारे वाले को ही ना हम लोग सागर बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। जैसे कोई यहाँ से जैसे गोवा तरफ, गुजरात तरफ गया हुआ है, तो उससे पूछिएगा कि समुद्र नज़दीक है, ऐसे नहीं बोलेगा कि महासागर है, क्या बोलेगा? समुद्र नज़दीक है। तो समुद्र मीन्स क्या होता है? सागर, और सागर से भी बड़ा होता है महासागर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि महासागर क्या होता है, समुद्र क्या होता है। अब एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा कि अब टोटल वर्ल्ड में कितने प्रकार के हमारे महासागर हैं, बताइए। पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने महासागर हैं? 4। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है। नंबर 2 क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे डीप। डीप मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? गहराई। सबसे गहराई वाला एवं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर। आगे समझ में? इसकी जो गहराई है पूरी तरीके से नहीं नापी गई है, लेकिन फिर भी कितनी है? 4 किलोमीटर तक लगभग में। इसका क्षेत्रफल की बात करें, 17,990 किलोमीटर, लाख किलोमीटर 17,990 लाख वर्ग किलोमीटर इसका है क्षेत्रफल। अब समझिए कि लोग बोलते हैं ना 7 समुंदर पार करके एक ही वो समुंदर पार नहीं कर पाएगा। 7 समुंदर मिला के तो महासागर बन जाएगा। मतलब इसका ना छोटका भाई है सागर, तो बोलते हैं ना 7 समुंदर पार करके, तो 7 समुंदर निहाल पार करेगा। यहाँ तो हजारों में रहता तब ना, इतना 1000 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है कितना है? 17,990। मीन्स हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 18,000 लाख। 18,000 लाख नहीं बोल सकते हैं, 10 किलोमीटर का अलग फर्क है। तो 17,990 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा है प्रशांत महासागर की क्षेत्रफल, और इसकी डीप मतलब गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है? 4 किलोमीटर, 4000 मीटर इसको बोलेंगे। आगे समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सागर और समुद्र कब बोलेंगे? कि जब दो महाद्वीपों के बीच के द्रोणी में अगर पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ भाग अगर है, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग? महासागर बोलेंगे। महासागर के ही छोटे से भाग को क्या हम लोग बोलते हैं? सागर। सागर का ही दूसरा नाम क्या होता है? समुद्र होता है। समझ में आ गया? अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कितने महासागर हैं? 4। नंबर 1 पे और सबसे बड़ा क्या था? प्रशांत महासागर। इससे 2-3 जीके बन गया ना, 4 किलोमीटर, और इसकी ये है। इसके बाद एक आता है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। हर एक महासागर के बारे में हम लोग नहीं पूछते हैं, अक्सर देखिएगा उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो सबसे बड़े या सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर आप देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे दिखा, अटलांटिक महासागर आपका हो जाता है इस दिशा में। उस प्रशांत महासागर सब जगह पे है। अटलांटिक ऊपर भी हो सकता है, और देखिए नीचे यहाँ पे दक्षिणी महासागर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जगह पे पूरा वर्ल्ड का मैप छान मारिएगा ना तब समझ में आएगा। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और उसके बाद क्या है? अटलांटिक महासागर। नंबर 3 पे आता है हमारा हिंदुस्तान वाला हिंद महासागर। हिंद महासागर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैप में देखिए हिंदुस्तान के सामने जस्ट इसी का ही है, बीच में छोटा छोटा सा द्वीप है। द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप बताया था ना। तो देखिए महादेश तो हो ही गया एशिया, लेकिन इधर फिर अफ्रीका है, आगे समझ में ना। तो इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बिल्कुल इससे क्या है कि मतलब इस साइड में एक ही को महासागर है जो कि भारत के जस्ट सटीक है। थोड़ा सा पावर की भी बात आ जाती है, ठीक है ना। तो इंडिया पावरफुल है ना, इसलिए थोड़ा सा कह दिया कि नहीं हमारा नाम दो वहाँ पे, ठीक है। तो क्या नाम है? हिंद महासागर। और नंबर जो 4था है उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलेंगे? आर्कटिक महासागर। और कोई डाउट बचा है? अभी इसमें 1-2 और टॉपिक है। तो टोटल वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? 4। नंबर 1 को प्रशांत महासागर, नंबर 2 को अटलांटिक महासागर, नंबर 3 को हिंद महासागर, नंबर 4 को आर्कटिक महासागर। समझ में आ गया? एक टॉपिक आता है, क्या चीज़, क्या टॉपिक था जी?
प्रायद्वीपीय ढाल करके ऐसा कुछ टॉपिक था कि महासागरीय ढाल करके है ना, महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल का मतलब ये हुआ कि जैसे महाद्वीप समझ में आ गया कि महादेश को बोलते हैं, वो तो स्थल मंडल पे ही ढाल रहेगा ना, और जो हम लोग समुद्र पढ़ रहे हैं ये तो जल मंडल हो गया एक तरीके से, आगे समझ में। तो उसका जो ढाल होता है लगभग 180 से कितना होता है 200 मीटर तक ढाल होता है, ठीक है। अब इसके वजह से जो मतलब कि जैसे कि समझिएगा कि स्थल मंडल है, इसका ढाल कितना है 180 से 200 मीटर, समुद्र के जस्ट सटा हुआ, समुद्र के जस्ट सटा हुआ, क्योंकि समुद्र के सटा हुआ जस्ट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि महासागर से सटा हुआ है, क्या बोलेंगे समुद्र से सटा हुआ तो क्योंकि महासागर सबसे बड़ा मतलब जहाँ पे बड़े भाग है वहाँ को बोलते हैं ना महासागर, तो बीच वाले भाग को हम लोग बोल देते हैं सागर, और जो सागर होता है जो डायरेक्ट धरती से कनेक्टेड होता है, तो उसी सागर से जस्ट एकदम सटा हुआ स्थल मंडल होता है। तो उसका जो ये होता है ढालू क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं महाद्वीपीय ढाल बोल रहे हैं, ये जो होता है महासागरीय ढाल भी उत्पन्न करता है। कब कि अगर स्थल मंडल 180 से 200 मीटर की सटा हुआ, मतलब समुद्र से सटा हुआ स्थल मंडल अगर इतने मीटर की दूरी पे अगर है तो उस चीज़ को तो हम लोग ढाल बोलते ही हैं। लेकिन इससे जो महासागरों में जो ढाल उत्पन्न होती है ये उत्पन्न होती है 5 डिग्री से, न्यूनतम जो मिनिमम जो ढाल है कितना डिग्री होता है 5 डिग्री। चांद आप लोग जानते हैं ना मैथ में ऐसे चांद करके आता था, 90 डिग्री को बोलते हैं ऐसे, 90 डिग्री 180 को ऐसे, ठीक है ऐसे करके, तो 5 डिग्री इधर से भी ले सकते हैं आप। तो 5 डिग्री देखिए इस टाइप से ढाल बन जाएगा, इस टाइप से, ठीक है इस टाइप से 5। अब 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री मिनिमम है और मैक्सिमम जाता था 60 डिग्री। 60 डिग्री समझ में आए कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ तक, ऐसा वाला ढाल, मतलब समझिएगा ऐसा वाला ढाल डायरेक्ट रहेगा ना, ऐसा वाला ढाल, इतना ढाल रहता है मतलब। तो इस वाले ढाल को अब मान लीजिए कि कोई अगर स्थल मंडल है और वो कितना है 180 से 200 मीटर की क्या है गहराई है, और ऐसा कुछ करके उससे सटा हुआ इतना ढालू एरिया है, जो समुद्र में जो 60 डिग्री वाला, ये तो मिनिमम ढाल हो गया ना, समुद्र का ढाल ये तो मिनिमम हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये तो समुद्री का। अगर आप लोग बीच जानते होंगे, बीच जानते हैं ना, जैसे गोवा का बीच है, मुंबई का बीच है, तो इसमें जो बीच पे होता है, तो या बीच का फोटो भी आप गूगल मैप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि बाहर वाला चीज़ वह ऊंचा नज़र आता है, मतलब कि नज़र दौड़ा रहे हैं तो नज़र क्या होगा, पानी है ना उस जगह पे, तो क्या होगा कि नज़र दौड़ाएंगे तो ऐसा एक क्षेत्र आ जाएगा जहाँ तक हमको वो पानी दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि वहाँ पे द एंड हो गया है उस पानी का, ठीक है। लेकिन हालांकि वो क्या होता है कि महासागरीय वो ढाल होता है जो कि महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। तो वो 5 डिग्री से स्टार्टिंग होता है और आगे चल के पहाड़ जिस हमको नज़र आने लगता है कि इसके आगे भी क्या है पहाड़ होगा, लेकिन आगे जाएगा तो खाली पानी मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही 60 डिग्री अगर हो जाता है मतलब ऊंचाई, मतलब डायरेक्ट है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग महासागरीय गुफा। क्या बोलते हैं, महासागरीय गुफा। कॉन्सेप्ट क्लियर। 60 डिग्री वाले समुद्र में अगर ढाल उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, महासागरीय गुफा, ठीक है, मतलब पानी डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत। अब है ये सब तो पढ़ लिए, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण की तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि स्थलमंडल के बीच में पानी जमा होगा वहाँ पे। इसके चीज़ में अगर समुद्र में देखें तो समुद्र में बहुत सारी चीज़ें, नदियों से मिलकर समुद्र बनता है, जानते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा कुछ डायलॉग है कि नहीं। तो वैसे ही बहुत सारे नदियाँ मिलकर जब बह कर जाती है तो हम लोग बोल देते हैं कहाँ पे जाकर मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। जो भूमिगत जल भी होती है उसका भी निर्माण किससे होता है, समुद्रों द्वारा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो इसका जो काम है भूवैज्ञानिक कार्य है, भूवैज्ञानिक कार्य, इस कार्य में हमारा यही आ जाता है कि महासागरीय निक्षेपों के बारे में आप पढ़ लीजिए, वही भूवैज्ञानिक कार्य है। क्या है, कार्य है। तो भूवैज्ञानिक कार्यों को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, महासागरीय निक्षेप के बारे में पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 जो कार्य था क्या था जी, स्थल जनित। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको यही समझना है कि महासागरीय निक्षेप कहते किसको हैं। अगर कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए पानी में या नदी बह रहा है तो उसको निक्षेप कब बोलेंगे, कि मान लीजिए नदी जा रही है, ठीक है, उसके किनारे किनारे बड़ी कचरा रहेगा, बीच में कचरा कभी होता नहीं है, नदी के किनारे किनारे ही केवल कचरा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कि समुद्र में अगर कचरा, अवसाद समझते हैं, जो जम के नीचे बैठ गया है, तो ऐसे ऐसे चीज़ जो होते हैं उसी को हम लोग निक्षेप बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 क्या था, स्थल जनित निक्षेप। आगे समझ में, स्थल जनित निक्षेप में यह है कि मान लीजिए बहुत सारे नदियाँ मिलकर समुद्र का निर्माण करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
बहुत सारे नदी मिलकर समुद्र का निर्माण करती है। तो बहुत सारे नदियों द्वारा अपक्षय और अपरदन भी होता है। तो उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जाती है। जैसे देखिए कहीं पे बाढ़ आ गया, ठीक है, कोई नदी में, तो क्या पानी शुद्ध होता है वहाँ का? नहीं, बहुत गंदा होता है। तो उस गंदे पानी का मीनिंग क्या है? उस गंदे पानी में होता क्या है? तो कचरा वचड़ा ही होता है, मिट्टी धूलकन होता है, पत्थर वत्थर सब रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, स्थल जनित निक्षेप जो नॉर्मल नदियाँ होती है, जो छोटे छोटे नदियाँ होती है, ये सब क्या करती है कि बहाव आकर सब समुद्र में जाकर मिला देती है। कॉन्सेप्ट केवल समझिएगा, छोटे छोटे नदियाँ समुद्र में जाती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाती है। तो ये नदी जो होता है ये तो स्थल मंडल पर होता है ना। नदी तो ऐसा नहीं ना कि पूरा पानी है, उसका गहराई नहीं नापा जा सकता है, नदी का गहराई नापा जा सकता है क्योंकि वो स्थल मंडल पे होती है। नदी जब पढ़ाए थे तो वो बताए थे ना कि उसका बहुत सारी अवस्थाएं होती है। तो वो सब कुछ काट पीट कर कहाँ ले जाएगी? समुद्र में। जो चीज़ें समुद्र में मिल सकती थी वो मिल जाएगी, और जो चीज़ें, और देखिएगा कोई भी चीज़ अगर बहा कर ले जाया जा रहा है ना तो वहाँ से एक चीज़ उत्पन्न होता है, उसको लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। इसीलिए समुद्री पानी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खारे होते हैं, नमकीन होता है, ठीक है ना। दुनिया की कोई भी चीज़ जो बहाव कर रही है वो खारा ही आपको मिलेगा। एग्जाम्पल भी बता दें, जैसे आप कोई दीवार को लीप रहे हैं, आपके पास मिट्टी का जो दीवार होता है ना तो उसको अक्सर लीपा जाता है चूना से नहीं, मिट्टी से, ठीक है। तो मिट्टी से उसको अगर टेस्ट किया जाए, चाटा जाए, तो उसका भी स्वाद आपको नमकीन मिलेगा। इसके साथ साथ नमकीन तो सभी लोग जानते हैं ना क्या होता है, नमकीन जो घर पे बनाया जाता है ये भी है। और एक और चीज़ कि अगर आपका आँख से आंसू निकल रहा है तो ये भी बहाव करके आ रहा है ना यहाँ पे। तो कभी कभी होता है ना कि आंसू मुंह में भी चला जाता है, तो टेस्ट करके देखिएगा कैसा रहेगा? नमकीन रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे लड़कों से पूछिएगा, नाक के जो क्या बोलते हैं, नेटा बोलते हैं ना उसको, नमकीन जो निकलता है वो, उसका भी स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है। तो वही चीज़ स्थल जनित निक्षेप में समुद्री पानी का खारा होने का यही रीज़न है कि नदियों द्वारा जितने भी चीज़ें होती है स्थल मंडल से रगड़ा रगड़ा कर जाती है और समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो उसे हम लोग स्थल जनित निक्षेप कहते हैं, जो कि समुद्रों में उत्पन्न होता है। अगर पूछे कि जो नमक बनता है वो किस निक्षेप के कारण बनता है, तो वो स्थल जनित निक्षेप के कारण बनता है, ठीक है। नंबर 2, तो ये सब भूवैज्ञानिक कार्य है, ठीक है ना। और ऑनलाइन वाले जितने भी हैं इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अगला क्या था जी? ज्वालामुखी निक्षेप ना। ज्वालामुखी निक्षेप समझिए ध्यान से कि जब ज्वालामुखी निक्षेप होता है तो कभी कभी ये ज़्यादातर समुद्री इलाकों में होता है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्री इलाकों में इजीली निकल जाता है। क्योंकि देखिए समुद्री इलाकों में क्या बोले कि समुद्र किसको बोलेंगे कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बीच का द्रोणी बच गया। तो यहाँ पे तो धरती कमज़ोर है ना, क्योंकि पानी है, तो क्या करेगा वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। तो वो विस्फोट होता है तो उसके चक्कर में बहुत सारे, जब आपको तो ज्वालामुखी पढ़ा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें धरती पर आती है तो वो सब आती है तो उसमें मिल जाती है। तो मिलने के बाद जो ज्वालामुखी के जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, इससे मिलने के बाद जो निक्षेप बनेगा, जो चीज़ नीचे जम जाएगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? ज्वालामुखी निक्षेप। अगला एक चीज़ था पैलेजिक निक्षेप। क्या था? पैलेजिक निक्षेप। इस निक्षेप में मान लीजिए कि कोई जीव जंतु चला गया, जैसे समुद्री जीव भी होते हैं ना बहुत सारे, जो ऐसे जीव होते हैं जिसको जलीय जीव कहते हैं, तो वो समुद्र में ही जन्म लेते हैं, पलते हैं, फिर मर जाते हैं। तो आखिर कोई मरेगा तो कहाँ पे जाएगा? धरती के नीचे। तो नीचे जाएगा तो उसका पेंदा में जाकर जम जाएगा। पेंदा समझते हैं क्या होता है? पेना, पेना, ठीक है ना। तो उस समुद्र के या उस महासागर के जाकर पेंदा में जम जाएगा। तो जम जाएगा तो उससे एक अवसाद का निर्माण होता है। अवसाद समझ रहे हैं ना, जैसे अवसादी चट्टान बताया था, बालू जैसन, तो जाकर नीचे जाकर बैठ जाएगा। अगर आप पानी बहा भी रहे हैं उसमें बालू मिक्स है तो नीचे जाकर एक समय बाद बैठ जाता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं पैलेजिक निक्षेप। इसमें कुछ जीव भी हो सकते हैं और कुछ समुद्री पौधे भी होते हैं जो कि समुद्र के किनारे किनारे उगते हैं। अब जो ये निक्षेप हैं कहाँ पर उत्पन्न होंगे? महासागरों के बीच में कि उसके किनारों में? महासागर हम बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, महासागरों के बीच में या किनारों में? किनारों में, कन्फर्म है, किनारों में। क्योंकि महासागर तो बीच में होता है ना, बगल वाले को तो सागर हम लोग बोल रहे हैं ना, और सागर और समुद्र बोलते हैं, तो वैसे ही। और सागर के भी अगर बीच में, अगर सागर का भी एक किनारा होता है उसको झील कहते हैं। झील और समुद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। झील का एक पर्सनल वीडियो हम ला देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई डाउट कंप्लीट हो गया? जितना लिखवाए थे कंप्लीट? चलिए ठीक है। अगला वीडियो रहेगा हमारा झील के बारे में, उसमें उसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट।